तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का जो नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इस नाम का मतलब समझ लेते हैं कि आखिर कंटिन्यूटी का और डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कंटिन्यूटी क्या होती है। तो कंटिन्यूटी जैसे रियल लाइफ में होती है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूस बनी हुई है, जैसे रियल लाइफ में कंटिन्यूटी का मतलब होता है, बिल्कुल वैसे ही मैथमेटिक्स में भी कंटिन्यूटी का मतलब होता है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का ब्रेक ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन हमने लिया है f(x) = mod x। तो हम ये साबित करके दिखाएंगे कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, इसके लिए हम इस फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लो कि हमने वैल्यू ली -4। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा +4, क्योंकि मॉड फंक्शन है तो नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लेते हैं -3 तो हमें क्या मिलेगा, +3 मिलेगा। -2 लेते हैं तो क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। ऐसे में सारी वैल्यूज़ निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। मैंने नेगेटिव नंबर से स्टार्ट किया था, नेगेटिव के -4 से, और ऐसे करते करते पॉजिटिव के +4 तक मैं पहुँच गया था। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इनसे हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने वाले पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा -4, +4। इसी तरह से यहाँ से पॉइंट मिलेगा -3 +3, -2 +2, -1 +1, 0 0, 1 1, 2 2, ठीक है, और 3 3, और इसी तरह से 4 4। अब हम ये जो सारे पॉइंट हैं इनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने जा रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं कि जो फंक्शन है f(x) = mod x, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कंटिन्यूस होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाता हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। तो ग्राफ बनाने से पहले मैंने ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर दी है। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आपने ये चेक किया होगा कि वाई एक्सिस को मैंने ज़्यादा नीचे तक बनाया नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनमें जो y की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी देखिए पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये मॉड फंक्शन है, इससे जो वैल्यू निकलेगी, जो इससे y निकलता है, क्योंकि हम f(x) को y के इक्वल भी रखते हैं, तो इस मॉड फंक्शन से जो y निकलता है, y की वैल्यू, वो हमेशा कैसी आती है, प्लस आती है। इसीलिए मैंने इस ग्राफ को नेगेटिव डायरेक्शन में बनाने की कोशिश नहीं की। अब मैं सारे पॉइंट प्लॉट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है -4, +4, तो x पे -4 और y पे +4, यानी कि ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -3 +3, x पे -3, y पे +3, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, इसी तरह से -2 और +2, -2 और +2, ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, अब मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ और अभी बहुत सारे और भी पॉइंट हैं, उनको प्लॉट करके फिर ज्वाइन करता हूँ। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनको प्लॉट कर दिया है। अब मैं इनको ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा। लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे ज्वाइन करते हुए। ठीक है, 0 तक पहुँचे, यहाँ से ऐसे 0 तक पहुँचे और उसके बाद ऐसे करके चले गए। ठीक है, तो इस ग्राफ में हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि जब हम ऐसे चल रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं ऐसे करके, तो हमें कहीं पर भी इस ग्राफ के ऊपर अपना जो पेन है उसको उठाना नहीं पड़ रहा है बीच में, यानी कि ये ग्राफ जो है वो लगातार कैसा बना हुआ है, कंटिन्यूस बना हुआ है। जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है कि अगर ग्राफ के अंदर हमें कोई ब्रेक नहीं दिखाई देता कहीं पर भी, तो हम उस ग्राफ को कह सकते हैं कि वो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस ग्राफ है, और उस फंक्शन को भी कंटिन्यूस फंक्शन कहा जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे और लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे और कहीं भी हमें अपना पेन उठाना नहीं पड़ेगा, देखो हम अपना पेन ऐसे करके चलाएंगे, यूँ करके, और कहीं भी हमें अपना पेन उठाना नहीं पड़ रहा बीच में, यानी कि इस ग्राफ के अंदर कहीं भी हमें कोई ब्रेक नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, एक कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। और मान लो कि ये ग्राफ ऐसे होता है कि यहाँ से यहाँ तक आते, फिर यहाँ पे कुछ मिलता नहीं, ये वाला हिस्सा नहीं होता, तो यहाँ से यहाँ तक आने के बाद सीधा यहाँ पे जंप कर जाते और यहाँ पे एक ब्रेक आ जाता, तो फिर हम इस फंक्शन को कहते हैं कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो किसी भी फंक्शन को ग्राफिकली अगर कंटिन्यूस प्रूव करना है तो जब हम उसका ग्राफ बना के दिखाएंगे तो उस ग्राफ में
कहीं भी किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ग्राफ में ब्रेक नहीं हुआ तो कंटिन्यूस है, और अगर ब्रेक हुआ तो वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, कहीं कोई ब्रेक नज़र नहीं आ रहा है तो क्या है, कंटिन्यूस। और लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो मान लो यहाँ पे ब्रेक आ गया और फिर यहाँ से चला है ग्राफ, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस के बारे में आपको हल्का सा आइडिया लग गया होगा, लेकिन पूरा और पक्का आइडिया लगने के लिए, अच्छी तरह से उसको समझने के लिए पूरी वीडियो शुरू से एंड तक ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कंटिन्यूटी को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक और फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है, fx = x³ + 1। अब हम इस फंक्शन का भी ग्राफ बनाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या ये फंक्शन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। अगर हम x की जगह पर माइनस से स्टार्ट करते हैं, -2 लेते हैं, तो यहाँ पे -2 का क्यूब हो जाएगा और +1 यानी कि -8 + 1 यानी कि -7 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट निकाल लेता हूँ। एक और चीज़ है कि जैसे पिछले वाले में मैंने -4 से स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन इस बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ -2 से, क्योंकि मान लो कि मैं -4 यहाँ पे रखता हूँ तो 4 का क्यूब जो है वो 64 हो जाएगा। ग्राफ जो है ना बहुत बड़ा बन जाएगा हमारा, इसलिए छोटी छोटी वैल्यूज़ इस ग्राफ के अंदर हमें लेनी पड़ेंगी। तो एक वैल्यू मैंने निकाल ली है, अभी और वैल्यूज़ भी निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने इस तरह से कुछ वैल्यूज़ ली और उनको यहाँ पे रखा, और उससे हमें क्या हुआ कि कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं जिनको हमें ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। अब मैं सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करता हूँ और ये देखता हूँ कि इस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ उसको। तो सबसे पहले तो इस तरह से एक्सिस बना लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। अब इसके बाद ये जो सारे पॉइंट्स हमने निकाले हैं इनको मैं यहाँ पर प्लॉट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले प्लॉट कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हें। तो इस तरह से हमने जो थोड़े से पॉइंट निकाले थे, इसको तो मैं प्लॉट कर नहीं पाया 3,28 को, क्योंकि 3,28 के लिए यहाँ तक 3 और फिर 28 में कहाँ पे बना था, वो पेज से बाहर निकल जाता, इसलिए मैंने जो यहाँ तक के पॉइंट हैं उनको प्लॉट कर दिया है। अब इनको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है कंटिन्यूस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे इस तरह से चलते हुए, तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ग्राफ है इस बार भी क्या है, कंटिन्यूस बन गया है, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का ब्रेक नहीं आया, तो इससे साबित होता है कि जिस फंक्शन का ये ग्राफ है वो फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली किसी भी फंक्शन को कैसे कंटिन्यूस प्रूव किया जा सकता है, उसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं आना चाहिए। लेकिन इससे पहले किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करने का जो तरीका होता है थ्योरेटिकली, वो हम 11th क्लास में सीख चुके हैं। मैं आपको एक बार उसको याद दिला देता हूँ अगले पेज पर। तो मैंने उसी फंक्शन को दोबारा से लिख दिया है अगले पेज पर। अब हम बिना किसी ग्राफ की मदद के ये प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि 11th क्लास में आपने ऐसी चीज़ें की थी, LHL और RHL, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर देते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल होता है, LHL RHL नॉट इक्वल होता है, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो वो जो चीज़ हमने क्लास 11th में सीखी थी उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पे दोबारा से करना है, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसे डिफ़िकल्ट फंक्शन आ जाते हैं कि हम उनके ग्राफ नहीं बना सकते। तो बिना ग्राफ के किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस कैसे प्रूव किया जाता है, ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है और 11th का ये तो आपको याद होगा ही। मान लो हम एक पॉइंट ले लेते हैं x = 0 और उस पर पता करना चाहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर LHL निकालेंगे, इस तरह से लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx। याद आ गया होगा आपको 11th का। और जब हम RHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्हें याद नहीं आ रहा है 11th क्लास में कैसे करते थे इसको, तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखें। 12वीं में जब ये चीज़ें हम बार बार करेंगे 8-10 बार, तो उन्हें इसका पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये सवाल किस तरीके से किए जाते थे। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि अगर आप 0 पर चेक कर रहे हैं तो इधर 0 माइनस लिखेंगे और उधर 0 प्लस लिखेंगे। LHL के लिए 0 माइनस, RHL के लिए 0 प्लस।
मान लो कि 1 पे चेक कर रहे होते तो यहाँ लिखते 1 माइनस और यहाँ पे लिखते 1 प्लस। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप होता है, ये जो x होता है इसको बदल देते हैं h में, h टेंस टू 0 कर देते हैं और इस x की जगह पर आता है 0 माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h। दूसरी तरफ लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ भी हो जाएगा, लेकिन इस x की जगह आएगा 0 प्लस h। इस तरह से ये इन सवालों को करने का एक पैटर्न है। 2 या 3 सवाल करने के बाद आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट के बारे में आपको क्लास 11 में पढ़ाया गया था, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो पहले 11 का थोड़ा सा पढ़ लें। उसके बाद अगर वो लिमिट को समझना चाहते हैं लिमिट क्या है, सवाल करने का तरीका तो आपको समझ में आ जाएगा 2-3 सवाल करने के बाद ही। ठीक है, अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0, f 0 माइनस h को क्या लिख दिया जाएगा, f माइनस h, क्योंकि 0 में से h माइनस होगा तो माइनस का h बचेगा। दूसरी तरफ लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा f प्लस h। ठीक है, उसके बाद अब ये फंक्शन है हमारा, x यहाँ पर है तो यहाँ पे x क्यूब है, लेकिन अभी हमारे में क्या है माइनस का h, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस h का क्यूब। लिमिट h टेंस टू 0, अब हम वो फंक्शन लिखने जा रहे हैं, लेकिन x की जगह पर हम क्या लिखेंगे माइनस h लिखेंगे, तो माइनस h का क्यूब और प्लस 1। इसी तरह से fh, तो fx अगर ये है तो fh क्या होगा, fh होगा h क्यूब प्लस 1। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिर में h की जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे 0 प्लस 1, और जैसे ही हम इस लिमिट को रखेंगे तो ये लिमिट यहाँ से क्या होती है गायब हो जाती है। इसी तरह से इस h की जगह भी 0 रखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, तो इधर 1 आया और उधर भी क्या आया 1 आया, तो LHL जो है वो RHL के क्या आ गया इक्वल आ गया। तो हम लिखते थे एंड में देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस इस तरह से प्रूव किया जाता है। LHL निकालो, RHL निकालो, LHL को RHL के इक्वल करके दिखा दो, तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा। और अगर ग्राफ के हिसाब से दिखाना है तो ऐसे होता है कि उसका ग्राफ बनाते चले जाओ, ग्राफ में कहीं भी किसी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो अगर कोई ब्रेक नहीं है तो कंटिन्यूस है, और ब्रेक अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हम कंटिन्यूटी के बारे में समझ रहे हैं आज के लेक्चर में। अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, ध्यान से देखते रहिए। कंटिन्यूटी को अच्छी तरह से समझ के ही इस लेक्चर को बंद करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन का, fx इज इक्वल टू साइन एक्स का। इसका ग्राफ बनाकर भी हम ये देखेंगे कि क्या ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमने कुछ वैल्यूज़ निकाल ली। अब क्योंकि ये तो साइन एक्स है तो इसके लिए हमें कुछ एंगल्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला एंगल हमने लिया माइनस का 2 पाई। माइनस 2 पाई को जब रखेंगे तो यहाँ पे रखने से साइन माइनस 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ऐसे ही अगला एंगल माइनस 3 पाई बाय 2 है, उससे अगला माइनस पाई है, उससे अगला माइनस पाई बाय 2 है। ये सारे एंगल रखने के बाद ये वैल्यू हमें साइन की मिलती रही। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है आपने 11th क्लास में सीखा होगा। जो बच्चे भूल चुके हैं, जिन्हें कुछ याद नहीं आ रहा कि साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का ग्राफ कैसे बनता था, तो वो बच्चे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9312172639। ठीक है, वीडियो के एंड में भी आपको ये नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इस नंबर पे मुझे मैसेज करिएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर ही। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा कि साइन, कॉस, टेन इन सब के ग्राफ कैसे बनते हैं और कैसे ये सारी वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। ठीक है, वैसे तो सिंपल है, ये 11 में सीखा था तुमने कि माइनस 2 पाई की वैल्यू कैसे निकलती है, ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस बाहर आ जाएगा, फिर साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। फिलहाल मैं तुम्हें कंटिन्यूटी सिखा रहा हूँ, फिलहाल ये नहीं सिखा रहा कि ये वैल्यू कैसे निकलेंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट थे माइनस 2 पाई और 0, माइनस 2 पाई 0 ये वाला पॉइंट होगा। माइनस 3 पाई बाय 2 पर कितना है 1 है, तो माइनस 3 पाई बाय 2 पर 1 है। ऐसे मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ जल्दी से।
तो ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद अब मैं इनको ज्वाइन करने जा रहा हूँ और ये देखूंगा ध्यान से कि वो जो ग्राफ मैं स्टार्ट करूँगा लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, वो कहीं पे ब्रेक होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे कंटिन्यूटी को समझना है। कंटिन्यूटी तभी मानी जाएगी जब ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। तो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं पॉइंट्स को जोड़ते हुए। तो हम ऐसे निकले यहाँ से इस तरह से। अभी ये ग्राफ देख के तो याद आ ही जाएगा ना तुम्हें, साइन एक्स का ग्राफ इस तरह का हुआ करता था। ऐसे आ गए, फिर यूँ चले गए, फिर यूँ चले गए और यूँ ही चलते रहेंगे ऐसे जैसे स्नेक की तरह से, ठीक है। तो फिर आगे ऊपर ये चला जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये ग्राफ यूँ ही चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो इस ग्राफ में कहीं भी किसी तरह का ब्रेक नहीं दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ कहीं से भी टूटा नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्राफ कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है तो इसलिए साइन एक्स को भी क्या कहा जा सकता है, एक कंटिन्यूस फंक्शन कहा जा सकता है, ठीक है। समझ गए। अभी साइन एक्स को ग्राफ की मदद से हमने देखा कि वो कंटिन्यूस होता है या नहीं होता। अब हम साइन एक्स को कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे, चेक करके कि वो कंटिन्यूस होता है या नहीं होता। कंटिन्यूटी को ध्यान से समझते रहिए। ये समझ में आ गया ये लेक्चर तो एक्सरसाइज तो अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो अब मैं अगले पेज पर तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ साइन एक्स को कंटिन्यूस कैसे प्रूव किया जाएगा कैलकुलेशन की मदद से। वही LHL और RHL निकाल कर कैसे प्रूव करेंगे साइन एक्स को कंटिन्यूस, ठीक है। तो अगले पेज पर देखिएगा। तो अब मैंने फंक्शन को अगले पेज पर लिख दिया है, fx इजिकल टू साइन एक्स। और अब हमें इसको बिना किसी ग्राफ के मदद से ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो बड़े ध्यान से समझते रहिएगा और एंड में आपको डिसकंटिन्यूस फंक्शन भी दिखाए जाएंगे कि वो किस तरीके के होते हैं। तो फिलहाल हम इसको कंटिन्यूस प्रूव करने वाले हैं 11th वाला मेथड जो था LHL और RHL वाला उससे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा जरा। अब कोई ना कोई पॉइंट हमें दिया हुआ रहता था 11th क्लास में, ज़्यादातर केसेस में हमें 0 दिया रखता था। अभी मान लो हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो हम अपने पास से कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे कि C4 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ये देखने चाह रहे हैं कि क्या हर कांस्टेंट नंबर पर ये जो साइन फंक्शन है कंटिन्यूस होता है या फिर नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं LHL, ठीक है। तो क्या लिखोगे उसके लिए, लिमिट x टेंस टू c माइनस fx, ठीक है। उसके बराबर में मैं RHL भी कर देता हूँ। RHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू c प्लस fx, ठीक है। उसके बाद लिमिट ये x जो है वो किस में बदल जाता है, h में, h टेंस टू 0। जो बच्चे पहली बार इन चीज़ों को समझ रहे हैं ढंग से LHL RHL को, वो ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा। एक सवाल इससे पहले देखा था, एक अब देख रहे हो, 8-10 सवाल और देखोगे तो तुम्हें ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न कैसे काम करता है, ठीक है। और जिन्होंने 11th में पढ़ा था इन चीज़ों को ढंग से, उन्हें सब समझ में आ रहा होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, f x की जगह क्या आ जाएगा, c माइनस h। इसी तरह से वहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, f x की जगह पर क्या आ जाएगा, c प्लस h, ठीक। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, c माइनस h। तो अगर यहाँ पे x है तो वहाँ x है, अगर यहाँ c माइनस h है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, c माइनस h आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा साइन c माइनस h। अब उधर की तरफ आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, ये पेन ख़त्म हो गया, बदल लेता हूँ ज़रा। तो इधर की तरफ आ जाएगा साइन c प्लस h, ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या है ना, हमारी मुसीबत यहीं कम नहीं हो जाती। 11th के वो जो फार्मूले थे ना ट्रिग्नोमेट्री के, 11th के NCERT में पेज नंबर इंग्लिश वालों के लिए 83 और 84 हैं और हिंदी के लिए शायद ये पेज 90s में होंगे, ठीक है। तो इन पेज पर लिखे हुए ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हमें याद होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर साइन a माइनस बी का फार्मूला लगेगा और इधर लगेगा साइन a प्लस बी का फार्मूला, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ, मुझे तो याद है, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। सबसे पहले मैं लगाता हूँ साइन a माइनस बी। तो उसके लिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a और साइन b, यानी कि साइन h, ठीक। ये a था, ये b था, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस ए साइन बी, इधर लगा दिया फार्मूला। अब इधर के बारी, लिमिट h टेंस टू 0, इधर साइन a प्लस बी का लग गया। तो a माइनस बी का अगर याद है तो प्लस का आसानी से याद हो जाएगा, बस यहाँ पे ना बीच में प्लस लगाना पड़ेगा। तो साइन a कॉस b और प्लस कॉस a
और साइन बी। ठीक है, फार्मूला लगा दिया, इधर साइन ए माइनस बी का लगाया, उधर साइन ए प्लस बी का लगाया। अब क्या करेंगे ना, एच की जगह पे ज़ीरो, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ पे ज़ीरो रख देंगे। तो साइन सी कॉस ज़ीरो माइनस कॉस सी और साइन ज़ीरो। ठीक है, 0 डिग्री इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन सी कॉस 0। ठीक है, प्लस कॉस सी और साइन 0। ध्यान से देखते रहिएगा। अब कॉस 0 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही होगी कि क्या होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 कॉस सी। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, तो 1 की साइन सी में मल्टीप्लाई करेंगे साइन सी आ जाएगा, और 0 की कॉस सी में मल्टीप्लाई करके 0 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी बुक में सवाल दिया हुआ है एक्सरसाइज 5.1 में, तो एक तरह से हम उसी सवाल को कर रहे हैं। अब इधर आ जाओ, लिमिट एच टेंस टू 0 तो हट जाएगा क्योंकि हमने लिमिट को रख दिया था, यहाँ से हटा देते हैं। तो साइन 0 रखने से क्या होगा, ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 है और 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन सी। तो देखो LHL भी साइन सी, RHL भी साइन सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लिख दिया जाएगा। समझ गए? चलिए घर, तो उस फंक्शन को मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब हम बिना किसी ग्राफ की मदद से 11th वाला जो मेथड था LHL RHL, उसकी मदद से इस फंक्शन को प्रूव करके दिखाएंगे कि ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमें क्या होता था 11th में कुछ पॉइंट्स दिए रहते थे, जैसे कि 0 पे प्रूव करो कि कंटिन्यूअस है या नहीं, मतलब 0 पे ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इस तरह के सवाल हुआ करते थे। तो अभी तो कोई पॉइंट दे नहीं रखा, तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया होता तो अपने पास से कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू सी और सी बिलोंग्स टू आर। सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब सी पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले तो निकलेगा LHL और उसके बाद निकलेगा काफ़ी दूर RHL। ठीक है, LHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, और RHL के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, और साथ में लिखा जाएगा fx, और उधर भी क्या लिखा जाएगा fx। 11th में ये काम हमने बहुत किया है, और जो 11th का सब भूल चुके हैं वो बस ध्यान से देखते रहिए। 2 या 3 सवालों के बाद आपको ये पैटर्न जो है ये याद आ जाएगा या फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो x टेंस टू सी माइनस है इसे बदल दिया जाएगा h टेंस टू 0 में, और f c माइनस h यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से ये भी h टेंस टू 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा c प्लस h। ठीक है, उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो fx साइन x है तो f c माइनस h क्या होगा, साइन c माइनस h। इसी तरह से लिमिट h टेंस टू 0, वहाँ पर क्या हो जाएगा साइन c प्लस h। ध्यान से देखते रहिएगा। अब क्या है कि मुसीबत कम नहीं होती हमारी। 11th में जो फार्मूले याद करे थे ना ट्रिग्नोमेट्री के, वो यहाँ पे लगेंगे। यहाँ साइन a माइनस बी लगेगा और यहाँ पे साइन a प्लस बी लगेगा। तो जो भूल गए हैं उनके लिए मैं यहाँ पे फार्मूले भी लिख देता हूँ। सबसे पहले साइन a प्लस बी का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये फार्मूला है साइन a प्लस बी का। अब साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, अरे जब प्लस वाला याद है तो माइनस वाले में क्या होगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ऐसा फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। ठीक है, तो ये 2 फार्मूले अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और वैसे भी ये आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 उसी का सवाल कर रहा हूँ मैं। अगर बेस समझ में आ गया ना तो एक्सरसाइज बड़े आराम से अपने आप कर लोगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज। और बेस नहीं समझा तो एक्सरसाइज में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखते रहो इसको। अब आया लिमिट h टेंस टू 0, साइन a माइनस बी का फार्मूला ये वाला लगाने जा रहा हूँ। तो साइन c कॉस h माइनस कॉस c साइन h। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया है। इधर की तरफ लगेगा प्लस वाला फार्मूला ऊपर, साइन c कॉस h प्लस कॉस c और साइन h। बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अब लिमिट रखने की बारी आ गई, जहाँ जहाँ h है वहाँ पर 0 आ जाएगा, और जैसे ही लिमिट रखेंगे तो यहाँ से लिमिट हट जाएगी। कॉस 0
ठीक है, माइनस कॉस सी और साइन 0 डिग्री लगा देता हूँ। इधर लिमिट h टेंस टू 0 साइन सी कॉस 0 डिग्री प्लस कॉस सी और साइन 0 डिग्री। और अच्छा, यहाँ से मुझे लिमिट हटाना था, हटा दिया, क्योंकि जब लिमिट को पुट कर देते हैं ना तो फिर उसको यहाँ से हटा देते हैं, उसका कोई काम रहता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, कॉस 0 ऐसे, कॉस सी ऐसे ही रहेगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब ये पूरा तो 0 बन गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा? सिर्फ साइन सी रह जाएगा। अब उधर की तरफ आ जाओ। कॉस 0 की वैल्यू 1, उसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा? साइन सी। साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे साइन सी बचेगा और इधर भी क्या बचा है? साइन सी। तो LHL किसके इक्वल आ गया? RHL। तो इससे पता चलता है कि x इजिकल टू सी पर ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। x इजिकल टू सी पर, और c क्या है? रियल नंबर। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है f(x) इजिकल टू साइन एक्स, ये सभी रियल नंबर पे, कोई भी रियल नंबर रखोगे उस पर ये क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो अभी हमने जो समझा है एक बार उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने समझा था, अभी हमने साइन एक्स फंक्शन लिया था, तो पहले तो हमने उसका ग्राफ बना के दिखाया कि वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा था, उसका मतलब वो क्या है? कंटिन्यूस। लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम कैलकुलेशन की मदद से ये प्रूव करके दिखाते हैं कि हमें जो फंक्शन दे रखा है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। और कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं? वही पुराना LHL RHL करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, अगर बराबर आ गई दोनों तो प्रूव हो जाएगा कि उस पॉइंट पर, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है उस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कंटिन्यूटी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं डिसकंटिन्यूटी के बारे में। कई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जिनका ग्राफ जो है बीच में ही ब्रेक हो जाता है, जैसे यूँ चलता जा रहा है ये तो कंटिन्यूस है, यूँ बीच में ब्रेक हो गया तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन के जो ग्राफ हैं उनको भी स्टडी कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, तो अब समझते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। वो किस तरह के होते हैं? बस वो किसी भी तरह के नहीं होते, उनका जो ग्राफ है ना बीच में ब्रेक हो जाएगा। ये जो पेन ऐसे चलता जा रहा है ना सीधा, इसको बीच में उठाना पड़ जाएगा। अगर पेन को बीच में उठाना पड़ गया तो समझ लो कि कैसा फंक्शन आएगा? डिसकंटिन्यूस आएगा। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं, सीधे ही मैं इसका ग्राफ बनाने लगता हूँ। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें ड्रॉ कर दी हैं। एक्स एक्सिस ये हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, कुछ पॉइंट लिख देता हूँ ज़रा। चलिए खैर, अब इसका ग्राफ बनते हुए देखिएगा ज़रा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की वैल्यू जितनी भी 0 से छोटी होंगी उनके लिए आप क्या लेंगे? 1 लेंगे। तो 0 से छोटी वैल्यू से ही हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो माइनस का 5 है जैसे, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 1। तो -5 के लिए हमें मिलेगा 1, 0 से छोटी वैल्यू थी। -4 के लिए भी हमें क्या मिलेगा? 1। जितनी भी वैल्यू x की आप 0 से छोटी लेंगे उन सब के लिए आपको 1 मिलता रहेगा। तो -5 के लिए भी 1, -4 के लिए भी 1। और अगर आप ऐसे भी लिखते हैं ना यहाँ पे -4, तो सामने क्या लिखना पड़ेगा? 1, क्योंकि आपने देखा कि ये 0 से छोटी वैल्यू, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा? हमें 1 देगा। ठीक है, और 0 से बड़ी वैल्यू हो, मान लो कि 2 हो, ये 0 से बड़ा है, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। आप अगर 3 लेते हैं तो भी आपको 2 मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं ना ये वैल्यूज़ किस तरह से देगा फंक्शन। तो अभी हम 0 से छोटी वैल्यूज़ ले रहे हैं, यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारी 0 से छोटी होंगी, तो सब के लिए हमें क्या मिलेगा? 1। -3 के लिए भी 1, -2 के लिए भी 1, -1 के लिए भी 1, इसके लिए भी 1, 0 के पास वाले के लिए भी 1। लेकिन अब हम जैसे ही 0 पे पहुँचे तो 0 के इक्वल जब x हो जाएगा तो भी हमें 1 ही मिलेगा, मतलब ये 1 हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा 0 तक। तो 0 तक हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती रही? 1 मिलती रही। अब जैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा होते ही हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 2। तो यहाँ पे 0 होती है, 0 से जैसे ही थोड़े से बड़े हुए हमें सीधे वैल्यू क्या मिली? 2 मिली। इस जगह ये वैल्यू मिलेगी हमें 2। ठीक है, और बड़ी वैल्यू लेते हैं 1, तो 0 से बड़ी वैल्यू पे हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। जो भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी उसके लिए हमें 2 मिलेगा। ये 0 से बड़ी वैल्यू है, इसके लिए भी हमें 2 मिलेगा। ये 0 से बड़ी वैल्यू है, इसके लिए भी हमें 2 मिला। ये 0 से बड़ी वैल्यू है, इसके लिए भी हमें क्या मिला? 2 मिला। अब इसको ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करते समय होगा क्या? यहाँ से यहाँ तक तो हम 1 पे पहुँच गए सीधा।
अब इस बीच की कोई वैल्यू हमें नहीं मिली थी। जैसे ही हम 0 से बड़े पे पहुँचे सीधा हमें क्या मिला, 2 मिला। तो अब यहाँ से यहाँ तक तो हम कंटिन्यूस चलते रहे, लेकिन अब इसके बाद हमें सीधा वहाँ पहुँचना है उस वैल्यू पर, क्योंकि बीच की लाइन की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है। जैसे ही हमें 0 से बड़े होते हैं, 0 से बड़ा होते ही हमें 2 मिलेगा। तो 0 से बड़ा हमने लिया 0.1, 0.1 पे आते ही हमें क्या मिला, 2 मिला। तो इस जगह पर हम क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये ग्राफ इस तरीके से मूव करेगा आगे। तो हम ऐसे चलते जा रहे थे, बड़े आराम से यहाँ तक पहुँचे, लेकिन यूँ ऐसे नहीं गए हम, क्योंकि बीच की कोई वैल्यू हमें नहीं मिली। हम जैसे ही 0 से बड़े हुए हमें सीधा 2 मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ गया और हम यहाँ पे पहुँचे। तो हमारा फंक्शन बीच में से क्या हो गया, टूट गया। तो इस फंक्शन को क्या कहा जा सकता है, डिसकंटिन्यूस कहा जा सकता है 0 पर, क्योंकि हमारा फंक्शन 0 पर ही ब्रेक हुआ है। 0 पर वैल्यू 1 थी, लेकिन 0 से जैसे ही हल्का सा बढ़ते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे तो मैंने डार्क सर्कल बनाया, लेकिन ये सर्कल डार्क नहीं है, ये इस टाइप का। 2 तरह के सर्कल होते हैं ये ऐसे। तो ये तो तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ इंक्लूड होती है, और ये तब इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, यानी कि वो एक्सक्लूड होती है। तो जैसे ही हम 0 से आगे बढ़े थे 0.1 पे, तो हमें 2 मिला था। तो ये चीज़ हमारी छूट गई, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो ब्रेक हो गया ग्राफ। जब हम लेफ़्ट टू राइट चले, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे हमारा ग्राफ टूट गया। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये एट x = 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्राफ की मदद से दिखाया कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। और LHL RHL करके भी निकाल देंगे। LHL में 1 मिलेगा, RHL में 2 मिलेगा, तो उससे भी पता चलेगा कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो मैं इसका LHL RHL फिर भी करके दिखा देता हूँ, कुछ बच्चे भूल रहे होंगे, और जिन्हें याद है वो वीडियो स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इसका LHL RHL समझाने जा रहा हूँ अगले पेज पर। तो अभी हम इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूस प्रूव करके आए हैं 0 पर ग्राफ की मदद से। अब बिना ग्राफ के कैसे करेंगे ये देख लो ज़रा, कुछ खास नहीं है, बस पहले तो पॉइंट हो गया जिस पर हमें डिसकंटिन्यूस प्रूव करना है, x = 0। ठीक है। तो इसका LHL ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लिखेंगे। और फिर RHL ले लेते हैं, RHL में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ठीक है। अब जो इस तरह की कांस्टेंट वैल्यूज़ दे रखे हैं होते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता किसी भी तरह का, तो इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, 0 माइनस यानी कि 0 से छोटा। भाई 0 माइनस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 0 है, 0 माइनस मतलब इधर, और 0 प्लस मतलब उधर। तो अगर हम इधर हैं तो 0 से छोटी वैल्यूज़ पर हैं, तो 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। अब उधर आ जाओ, 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ी वैल्यूज़, 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं आया, तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर डिसकंटिन्यूस एट x = 0। कौन, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 0। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक तरह से हम एक्सरसाइज के सवालों को भी करते जा रहे हैं और कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को भी समझते जा रहे हैं। अब डिसकंटिन्यूटी का आखिरी ग्राफ और देख लो, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। ठीक है। आखिरी ग्राफ में एक और मतलब हम ग्राफ बना के देखेंगे और उसमें दिखाएंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता कैसे है। ठीक है। एक ग्राफ और देख लीजिए। चलिए घर, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को समझने के लिए हमारे सामने एक और फंक्शन है इस तरह का, fx = x+2 लिया जाएगा जब आप x की वैल्यू -1 से छोटी लेंगे या फिर उसके इक्वल लेंगे, और x³ - x+2 तब लेंगे जब x की वैल्यू -1 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो अब मैंने -1 से छोटी जितनी भी वैल्यूज़ थी यहाँ तक, उनके लिए ऊपर वाला लिया। तो -4 जब यहाँ पे रखेंगे तो -2 मिलेगा, -3 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद -1 से बड़ी वैल्यूज़, ये 0.5 जो है -1 से बड़ा होता है, माइनस का 0.5 -1 से बड़ा होता है। दिखाऊं क्या यहाँ पे, देखो ये रहा -1, ये रहा 0 और ये रहा माइनस का 0.5। तो -0.5 -1 से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि ये राइट में है और ये लेफ्ट में है। अब -1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी उनके लिए हमें ये लेना पड़ेगा, इसके अंदर रख के देखनी पड़ेगी।
तो माइनस का 0.5 जब इन दोनों जगह पे रखेंगे और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें 2.3 मिलेगा। तो ऐसे मैंने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, इनमें बहुत टाइम लगता है इसलिए मैंने पहले ही निकाल के रख रखी। अब इनको यहाँ पे प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस आएगा या फिर डिसकंटिन्यूस आएगा। तो इस तरह से इस फंक्शन का ग्राफ मैंने तैयार कर दिया है। तो जो वैल्यूज़ थी जब मैंने यहाँ पे प्लॉट की, -4 और -2, -4 पे -2, -3 पे -1, ठीक है। मैं ऐसे प्लॉट करता चला गया, पॉइंट्स यहाँ तक मिलते रहे। उसके बाद जैसे ही मैं -1 से आगे बढ़ा 0.5 माइनस का, तो उस पर वैल्यू 2.3 मिली। यहाँ पर माइनस का 0.9, ये -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, -1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे मैं सीधा यहाँ पे पहुँच रहा था, यानी कि इस बीच की कोई वैल्यू मुझे नहीं मिल रही थी। -1 से आगे बढ़ते सीधा मैं यहाँ पे पहुँच रहा था, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये इसकी कोई वैल्यू मुझे नहीं मिली, सीधा मेरा ग्राफ जो है वो यहाँ से ऐसे करके यूँ करना शुरू कर गया। तो हम देख रहे हैं कि इस वाला हिस्से में यहाँ पर जो हमें इस ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है, ब्रेक दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, तो इसका मतलब इस फंक्शन को -1 पर क्या कहा जा सकता है, डिसकंटिन्यूस कहा जा सकता है। देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूस एट x = -1। x = -1 जो पॉइंट है वहाँ पे ये ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो उम्मीद है कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको LHL RHL से करने वाला हूँ। जो बच्चे थक गए हैं पढ़ते पढ़ते, वो LHL RHL खुद कर लेना, आगे वीडियो मत देखो, बंद कर दो देखना, ठीक है। और जिन्हें अभी समझना है, मतलब जिनको कम समझ में आता है LHL RHL, 11th में नहीं पढ़ा था जिन्होंने, वो इसको देख लो अगले पेज पर अच्छी तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए खैर। तो अब इसको LHL RHL की मदद से डिसकंटिन्यूस प्रूव किया जाएगा। तो पॉइंट हमने ले रखा, ये जो यहाँ पे दिया रहता है ना, यही पॉइंट लेते हैं, x = -1। इस पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। वैसे तो हम ग्राफ में देख चुके हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे भी इसको डिसकंटिन्यूस आना चाहिए। तो -1 के लिए LHL में लिखेंगे क्या, -1 माइनस, RHL में लिखेंगे -1 प्लस। उसके बाद ये जो x है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h में, h टेंस टू 0 और f1 - h आएगा। दूसरी तरफ h टेंस टू 0 और आएगा f-1 प्लस h। यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, -1 है, -1 माइनस h -1 प्लस h, ठीक है। और 0 होता तो 0 प्लस h, 0 माइनस h आता। अब तो थोड़ा थोड़ा सीख ही गए होंगे जो जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा था। अब अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0। अब -1 यानी कि LHL -1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हमें ये लेना पड़ेगा x+2। तो x+2 लिखने के बजाय क्या लिखा जाएगा, -1 माइनस h, x की जगह और +2। और -1 से बड़ी वैल्यूज़ यानी कि RHL के लिए हमें ये लेना पड़ेगा, इसको लिख देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह ये चीज़ आती रहेगी, -1 प्लस h का क्यूब, -1 प्लस h और +2, ठीक है। इसके बाद ये लिमिट यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो -1 + 2, इधर तो आ गया प्लस का 1। अब उधर RHL में आ जाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर ही देता हूँ। a+b का होल क्यूब का फार्मूला जो लगाना चाह रहे हैं वो बेशक लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीधे h की जगह 0 रखना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं तो सीधे h की जगह 0 रखूँगा, उससे जल्दी हो जाएगा। तो -1 का क्यूब, -1 + 0 का क्यूब ऐसे करके आ जाएगा। इसके बाद -1 + 0 और +2। इसके बाद -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, माइनस प्लस 1, ठीक है, और +2। ये तो कैंसिल हो गया और इधर कितना आ गया, 2। अब तुम क्या देख रहे हो, इधर 1 है और उधर 2 है, यानी कि f इज़ डिसकंटिन्यूस एट x = -1। ये जो पॉइंट x = -1, इस पे LHL RHL बराबर नहीं आए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो x = -1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो अब मैंने तुम्हें अच्छी तरह से कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी समझा दिया है। अब तुम एक्सरसाइज के कम से कम आधे सवाल, 30 या 34 सवाल हैं एक्सरसाइज में, जिसमें से 20 सवाल तुम आराम से खुद कर सकते हो।
तो वैसे तो मैं अगली वीडियो में एक एक सवाल करवाऊँगा, लेकिन फिर भी अगली वीडियो आने से पहले एक्सरसाइज के आधे सवाल खुद ही निपटा लेना, ठीक है। तो उम्मीद है कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी आपको समझ में आ गई होगी, और जो कमियां रह गई हैं वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें दूर हो जाएंगी। और अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा करें, ताकि मैं अगली बार उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।